नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनराज गोस्वामी। आज मैं आपको जो पोएम पढ़ाने जा रहा हूं वो पोएम है जॉन कीट्स की ला बेली डैम्सन्स मर्सी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बहुत ही सुंदर ये पोएम है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट हैं। बहुत छोटी सी लाइफ उन्होंने जी है और उस लाइफ में जो भी कुछ उन्होंने लिटरेचर को दिया उसकी तुलना, उसकी जो क्या कहते हैं कि क्षमता है, वो जो उन्होंने लिखा, उसकी वजह से पूरे अंग्रेजी साहित्य में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अमर कर लिया। 25 साल की बहुत छोटी सी आयु उन्होंने जी और 1821 में उनकी डेथ हो गई। तो बहुत अच्छी सुंदर ये बैलेड है। आइए कुछ की फैक्ट्स आपको बताता हूँ। अपना जो भी पेन पेंसिल नोटबुक आपको लेनी है वो ले लीजिए, वो की फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए और चलते हैं वीडियो की ओर। सॉरी, जो की फैक्ट्स आपको बताऊंगा दोस्तों, उनको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर इस पोएम से आपसे कुछ पूछा जाता है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। आज थोड़ा ठंड का असर है दोस्तों, गला खराब है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, पोएम का नाम है ला बेली डैम्सन्स मर्सी आ बैलेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है प्यारे मित्रों, साथियों, वो है कि ये जो पोएम है ये एक बैलेड है। पहला आपका पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट कि ये पोएम जो है एक बैलेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टाइटल है ला बेली डैम्सन्स मर्सी, ये एक फ्रेंच टाइटल है। ये एक फ्रेंच टाइटल है। आपसे पूछा जाए कि किस लैंग्वेज से लिया गया है तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का टाइटल है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको बता दिया, नोट करते रहिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टाइटल का दोस्तों मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है ला बेली डैम्सन्स मर्सी का आ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ये आपका हो गया दोस्तों तीसरा पॉइंट। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये जो पोएम है दोस्तों ये एक बैलेड है, फ्रेंच टाइटल है इसका, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इसका मीनिंग है। 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। अगला पॉइंट आपको बताता हूं, कीट्स के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोट भी करते रहिएगा। कीट्स के द्वारा एक मात्र सोनेट, ऐसा कहा जाता है कि जॉन कीट्स के द्वारा एक मात्र सोनेट लिखा गया ला बेली डैम्सन्स मर्सी, जिसकी वजह से वो फेमस हो गए। तो आपको याद रखना है ओनली वन बैलेड, ठीक है। वैसे जॉन कीट्स को राइटर ऑफ ओड्स के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जॉन कीट्स इज नोन फॉर हिज ओड्स। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो पोएम है, ये जो बैलेड है दोस्तों, ये 1819 में लिखा गया है। 1819 में इसको लिखा गया है। इसके अगर हम पब्लिकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये छठा पॉइंट आपका हो जाएगा। ये पब्लिश हुआ है
1820 में 1820 में पब्लिश हुआ है दोस्तों। ले हंट का जो एक मतलब मैगजीन है, द इंडिकेटर में ये पहली बार 1820 में पब्लिश हुआ है दोस्तों। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट कर लिया होगा, इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि इन्होंने जो टाइटल ये लिया है, ये टाइटल इन्होंने कहां से लिया है। बहुत ही अच्छा टाइटल है, बैलेड है, ये एक फ्रेंच भाषा का ये टाइटल है। मीनिंग है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ओनली ए बैलेड, केवल एक बैलेड लिखा गया जो जॉन कीट्स के द्वारा 1819 में लिखा गया। 1820 में ले हंट के द इंडिकेटर में इसको पब्लिश किया गया है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टाइटल है ये 15th सेंचुरी के एक पोएट हुए हैं एलन कार्टियर। उन्होंने अपनी कविता को ये टाइटल दिया था दोस्तों। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने इस टाइटल को कैरी किया है एज यूजुअल। ला बेली डैम्सन्स मर्सी 15th सेंचुरी के एक पोएट हुए हैं एलन कार्टियर। उनकी एक वर्क था, उनकी पोएम थी, उसी से इन्होंने इसको कैरी किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका 7th पॉइंट हो गया दोस्तों। इसको याद रखिएगा, नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थोड़ा इसको रफ करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। आगे का अगला पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों। इस पोएम के अंदर जो स्टेंजाज हैं दोस्तों 12, और प्रत्येक जो स्टेंजा है वो 4 लाइन का है, यानी क्वार्टेन में लिखा गया है। और इसकी जो राइम स्कीम है दोस्तों, राइम स्कीम जो है वो है ABCB। याद रखिएगा, राइम स्कीम ABCB है। स्टेंजा 12 है, 4 लाइन स्टेंजा है, क्वार्टेन है, ABCB इसकी राइम स्कीम है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको बता दूं दोस्तों, कीट्स की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, द मोस्ट फेमस राइटर जॉन कीट्स, रोमांटिक राइटर हैं, इनकी मृत्यु के बाद में 1848 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1848 में एक वर्क प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स। लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स, ये जो वर्क है 1848 में पब्लिश हुआ है जॉन कीट्स की मृत्यु के बाद। और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो है रिचर्ड, जो पब्लिशर हैं रिचर्ड मॉन्कटन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहला मैंने प्रकाशन आपको बताया 1820 वाला ले हंट के द इंडिकेटर में, ये उस समय पब्लिश हुआ। लेकिन आज इस कविता को हम जानते हैं तो वो हम इस वाले पब्लिकेशन के अनुसार इसको हम जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक वर्क है, लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स, रिचर्ड मॉन्कटन के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पोएम है, ये पोएम जॉन कीट्स ने, ध्यान दीजिएगा, ये पोएम
कीट्स ने अपने ब्रदर जॉर्ज को और सिस्टर इन लॉ को जॉर्जियाना को, जॉर्ज और जॉर्जियाना को, ये सिस्टर इन लॉ है जॉर्जियाना को, एक पत्र में, एक लेटर में लिख करके उनको ये सेंड किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर केवल ये पोयम लिखी हुई थी, कोई भी कविता के अंदर अलग से एडिशनल टेक्स्ट नहीं जोड़ा गया था, केवल एक बैलेट था, सिंपल लिखा हुआ, कोई नोट्स नहीं थे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और इसको पढ़ा है जॉर्ज ने और जॉर्जियाना ने, और उसको पढ़ करके ही उन्हें सारा मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है किसको उन्होंने लेटर में लिख करके ये बताया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपने अगर कभी जॉन कीट्स को पढ़ा होगा तो आपने नाम सुना होगा फैनी ब्राउन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये कौन है ये आपको समझना होगा। फैनी ब्राउन है, इनसे इनकी मुलाकात होती है फ्रांस में, और लोग क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि ये जो कविता है ये फैनी ब्राउन से जो इनका रिलेशनशिप थी, चूंकि आपको बता दूं जब ये फ्रांस में इनसे मिलते हैं तो ये इनके प्रेम में पड़ जाते हैं, बहुत ही सुंदर लेडी थी। और उसके बाद होता ये है कि ये थोड़ा अलग हो जाते हैं और पत्र के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, और धीरे धीरे पता ये चलता है कि जॉन कीट्स को बीमारी हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस उनको हो गया है, जिसकी वजह से वो संबंध, वो मिलना चाहती थी पर वो मिल नहीं पाते थे, इस वजह से इनके संबंध जो थोड़े थोड़े खराब होने लगे, और लास्टली 1821 में जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इस पोयम के अंदर जो कहानी है, जो एक नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा, जो एक नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा, वो नैरेटिव जो है अबाउट फैनी ब्राउन है। ठीक है, ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वैसे क्रिटिक्स कहते हैं, कुछ लोग जो इस पोयम को पढ़ाते हैं वो कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स थे। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे पोयम की ओर। मुझे उम्मीद है आपको पोयम की ये जो खास चीजें हैं ये आपको समझ में आई होंगी। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस कविता को, और ये चित्र देख लीजिए जरा, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपको नजर आ रहा होगा। इस चित्र को देख करके ये है वॉरियर, ये है वो जो फेरी चाइल्ड बताया गया है इस पोयम के अंदर, जो प्रिंसेस की तरह है, ये है इनका घोड़ा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहले स्टेंजा पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता हूं। Oh, what can ail thee, night at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake and no birds sing. देखिए क्या कहते हैं। Oh, what can ail thee? ail कहते हैं दोस्तों परेशानी को। परेशानी, आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या दर्द है। दी माने तुम, वो कहते व्हाट कैन एल दी, कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुमको परेशान कर रखा है। यहां पर राइटर एक योद्धा, एक वॉरियर को देखते हैं एक पहाड़ी क्षेत्र में टहलते हुए, और वो उस योद्धा से राइटर प्रश्न कर रहा है। क्या कह रहा है? कहता है ओ व्हाट कैन एल दी, कौन सी चीज ने तुमको परेशान किया हुआ है। नाइट एट आर्म्स, नाइट एट आर्म्स का मतलब है दोस्तों शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, यानी कि एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शस्त्रों की जो वेशभूषा है, अपने शस्त्र जो है वो सब
पहन रखे हैं। तो राइटर कहता है व्हाट कैन एल दी, ओ सुसज्जित योद्धा, तुमको किस चीज ने इतना परेशान किया हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। अलोन, अकेले, एंड पेलली लॉइटरिंग। लॉइटरिंग होता है दोस्तों बिना उद्देश्य के टहलना, बिना उद्देश्य के। तुम यहां पर इस निर्जन इस क्षेत्र में बिना उद्देश्य के अकेले परेशान दिखाई दे रहे हो। तुम यहां पर क्या कर रहे हो, कैसे टहल रहे हो, कैसे घूम रहे हो। पेल लीमा ने होता है दोस्तों दुखी होकर के, निराश होकर के, ठीक है, कमजोर हालत में। तो ये वर्ड मीनिंग भी आप नोट करते रहिएगा, कमजोर व दुखी, ठीक है, ये पेलली का मीनिंग है। तो देखिए उन्होंने कहा व्हाट कैन एल दी, किस चीज ने तुमको परेशान किया हुआ है। नाइट एट आर्म्स, ओ सुसज्जित योद्धा, अलोन, तुम अकेले यहां पर क्यों घूम रहे हो, क्यों इतने दुखी दिखाई दे रहे हो। द सेज, सेज कहते हैं दोस्तों दलदली घास, दलदल में होने वाली घास। सीधे सीधे लिख देता हूं, घास जो दलदली क्षेत्र होता है, नदी का किनारा होता है, तालाब का किनारा होता है, उस क्षेत्र पर उगने वाली घास। तो राइटर कहता है ओ सुसज्जित योद्धा, तुम क्यों इस जगह पर, जबकि सर्दी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, यानी सर्दी का समय है, जबकि नदी के किनारे की जो घास है दोस्तों, द सेज हैज विदर्ड, वो मुरझा गई है, वो सूख गई है, फ्रॉम द लेक, इस झील के किनारे पर, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी अब गीत नहीं गा रहा है। द राइटर जस्ट वॉन्ट टू से दैट each and every word now has gone to his home and the grass from the side of the lake has withered, वो भी पीली पड़ गई है, अब ठंड का समय आ गया है और तुम इस पहाड़ी क्षेत्र में थके मांदे, उदास, निर्जन, कमजोर हालत में किस प्रकार भटक रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ये सवाल यहां पर किया जाता है राइटर के द्वारा उस वॉरियर से, नाइट एट आर्म्स से, योद्धा से। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। कितना अच्छे से प्रश्न किया गया है, कितना बढ़िया से कहा गया है। अब कहते हैं व्हाट कैन एल दी, किस चीज ने तुमको कमजोर एवं दुखी बनाया है। एल माने कमजोर एवं दुखी। नाइट एट आर्म्स, फिर से प्रश्न किया गया कि व्हाट कैन एल दी, किस चीज, किस बात के कारण, किस परेशानी के कारण तुम इतने पीले रंग उड़ा हुआ, इतने कमजोर, इतने थके मांदे से दिखाई दे रहे हो। ओ योद्धा मुझे बताओ। आगे कहा सो हैगार्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ड भी आप नोट करते चले। सो हैगार्ड, एक बार पढ़ देता हूं पूरा, ध्यान दीजिएगा। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म सो हैगार्ड एंड सो वो बिगॉन, द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। तो देखिए दोस्तों क्या कहा गया कि आप इतने हैगार्ड, हैगार्ड कहते हैं दोस्तों थका हुआ, थका मांदा। वो कहते तुम इतने थके मांदे क्यों दिखाई दे रहे हो। सो वो बिगोन, वो कहते हैं दोस्तों दुखों को, किसको, दुख को। बोले तुम इतने दुखी दिखाई दे रहे हो जैसे कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में हजारों दुख तुमको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है मुझे बताओ जिसने तुम्हारे को इतना परेशान किया हुआ है। वो कहते हैं द स्क्वेरल्स, जो ग्रीनरी है, सॉरी ग्रेनरी कहते हैं दोस्तों अन्न भंडार को, अन्न भंडार यानी कि वह स्थान जहां पर स्क्वेरल ठंड से बचने के लिए अपने घर में अनाज के दानों को जमा कर लेती है। तो वो कह रहे हैं अब तो इतनी ठंड पड़ रही है और स्क्वेरल ने भी, गिलहरियों ने भी अपने अन्न भंडार को भर लिया है।
तो देखिए, ध्यान से देखिए क्या कहा, द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट कहते हैं दोस्तों फसल को, वो कहते हैं फसलें भी काट ली गई हैं और गिलहरी ने अपने घर को भर लिया है। अर्थात राइटर ये कहना चाहता है, नाउ द हैवी विंटर हैज स्टार्टेड और ईच एंड एवरी बर्ड एंड एनिमल नोज दिस फैक्ट एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेनरी। उन्होंने अपनी जो अन्न भंडार है उसको फिल कर लिया है, लेकिन मैं तुमको देखता हूं, तुम यहां पर टहल रहे हो, तुम यहां पर भटक रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तुम्हारा चेहरा सफेद दिखाई देता है जिस पर कोई रंग नहीं है और तुम बहुत ही निराश हो। तो मुझको बताओ ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तुमको इतना परेशान किया है, जबकि ध्यान से सुनिएगा, जबकि तुम सारे शस्त्रों से सुसज्जित हो, यानी तुम्हारे पास सारे शस्त्र हैं, फिर भी तुम घबराए हुए से नजर आ रहे हो। तो इन बातों का कारण क्या है, मुझको ये बताइए। पहले दो स्टेंजास में दोस्तों प्रश्न किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्टेंजा पर हम चलते हैं और क्या कहा गया है सुनिए। अब वो कहते हैं, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। दोस्तों ये लाइन आपने कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, मेटाफर, याद रखिएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और यहां पर जो नाइट एट आर्म्स है, जो योद्धा है, उसकी जो ब्रो है यानी भौं है, लिली, वो कहते हैं आईसी में देखता हूं लिली, लिली वो कहते हैं सफेद फूल को, सफेद फूल, वो कहते हैं मैं तुम्हारी ब्रो को, तुम्हारे चेहरे को ऐसा देखता हूं मानो कि एक लिली हो। अर्थात तुम्हारी जो ब्रो है वो फूल के समान सफेद, फूल लिली के समान सफेद पड़ गई है, अर्थात तुम्हारा चेहरा सफेद दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपसे यहां पर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो यहां पर मेटाफर है, सफेद आईब्रो की तुलना सफेद लिली के फूल से यहां पर की गई है, ध्यान रखिएगा। और जब भी इस प्रकार का कंपैरिजन किया जाता है बिना सो लाइक एज के, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है मेटाफर। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा चेहरा सफेद दिखाई दे रहा है विद एंग्विश, देखिए ध्यान से देखिए, विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूं दोस्तों। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। देखिए क्या कहा गया है, एंग्विश बताया गया है दोस्तों। कहते हैं मैं तुम्हारे चेहरे को सफेद सफेद देख रहा हूं और तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा दिखाई देती है, एंग्विश, मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। वो कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर मानसिक पीड़ा दिखाई दे रही है, मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कहना चाहता है तुम्हारे चेहरे पर सफेद सफेद वाटर सी झलक दिखाई दे रही है, मॉइस्चराइजर दिखाई दे रहा है, मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, एंड फीवर ड्यू, और ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे माथे पर जो बूंदे हैं ये बुखार के कारण आई हुई ड्यू की तरह बूंदे, यानी बूंद हैं, ये तुम्हारे माथे पर दिखाई दे रही हैं। देखिए कितना बढ़िया सुंदर कंपैरिजन किया है। आई सी अ लिली, यहाँ पर जो योद्धा है उसकी स्थिति के बारे में बताया गया, उसको कमजोर बताया गया है। कहा जा रहा है कि उसका चेहरा जो है वो सफेद पड़ा हुआ है, वो ऐसा लगता है जैसे मानसिक दर्द वो झेल रहा हो, उसके चेहरे पर परस्वेटिंग है, एंड दाई चीक्स, और कहते हैं तुम्हारे जो गाल हैं, अ फेडिंग रोज, वो गाल जो जनरली एक योद्धा जो है वो बढ़िया दिखाई देता है, वो कहते हैं फेडिंग रोज, एक मुरझाते हुए गुलाब के जैसे, अर्थात जिनके अंदर अब फ्रेशनेस नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। फास्ट विदर टू, और वह जो रोज है अर्थात वह जो तुम्हारा गाल है, तुम्हारे गाल हैं, वो एक और तीव्र गति से मुरझाते हुए गुलाब की तरह नजर आ रहे हैं। फास्ट माने तेजी से, विदर्ड माने मुरझाना, टू माने और भी,
यानी कि वो कहना चाह रहा है कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल एक बहुत ही थके हुए, कमजोर, क्षीण पड़ चुके व्यक्ति के समान नजर आ रहा है। तुम्हारे गाल एक मुरझाए हुए गुलाब के समान हैं, तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और तुम बहुत ही घबराए हुए हो। तो तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? ये राइटर जो है, जो लेखक है, वो प्रश्न कर रहा है एक योद्धा से। ठीक है, दोनों ही पार्ट प्ले किए गए हैं राइटर के द्वारा। पहले उसने प्रश्न ओरिजिनेट किया है और फिर उस सुसज्जित जो योद्धा है, जो नाइट है, उससे अब रिप्लाई मिलेगा। तो इन 3 स्टेंजास में दोस्तों क्वेश्चन ओरिजिनेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुनिएगा क्या कहा गया है। अब यहां पर रिप्लाई देता है वो जो नाइट एट आर्म्स है, सुसज्जित योद्धा है, वो अपनी कविता में, देखो मैंने आपको बताया ये एक बैलेड है, याद रखिएगा। इसमें 12 स्टेंजास हैं, 4 लाइन का स्टेंजा है यानी क्वार्ट्रेन है। राइम स्कीम इसकी ABCB है, ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल मैंने आपको बता दिया। फ्रेंच टाइटल है, ला बेली डेम्पसन्स मर्सी का है मीनिंग है अ लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1819 में इसको लिखा गया, 1820 में इसको पब्लिश किया गया, लेकिन हम जो वॉल्यूम मानते हैं वो लास्ट वाला हम मानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब वो रिप्लाई देता है दोस्तों। योद्धा क्या करता है? आंसर देता है जो प्रश्न पूछा गया उसका। वो कहता है आई मीट अ लेडी, मैं एक स्त्री से मिला, इन द मीट्स, इस चारागाह में, इस घास के मैदान में, फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, अ फेरीज चाइल्ड, और इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके कदम बहुत ही हल्के सॉफ्ट थे जैसे फूलों की पंखुड़ियां हों। एंड हर आईज वर वाइल्ड, वो कहता उसकी आंखें वाइल्ड थीं। अब वाइल्ड से मतलब जंगली नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसी आंखें जिनमें तेज प्रकाश नजर आ रहा हो, जो प्रेम से भरी हुई नजर आ रही हो, जो अपनी ओर आकर्षित करने वाली लग रही हो, उसको उसने कहा है। तो कहता है मैं एक लेडी से मिला। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। वो कहता है आई मेट अ लेडी, में एक स्त्री से मिला, इन द मीट्स, हरे भरे घास के मैदान में, फुल ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब फेरीज चाइल्ड, ऐसा लग रहा था कि एक परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत ही लंबे थे, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उसके कदम बिल्कुल फूलों की पंखुड़ियों के समान थे और उसकी जो आंखें थी वो ऐसी लग रही थी, उनको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेम में आहें भर रही हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्टेंजे की ओर। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में इस कविता को। अब देखिए क्या कहा गया है। अब कहते हैं आई मेड अ गार्लैंड, मैंने उसके लिए एक गार्लैंड बनाया, एक माला मैंने उसके लिए बनाई है। फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए, जो सिर पर सजा देते हैं ना दोस्तों, उस तरह। और कहा एक ब्रेसलेट मैंने बनाई है उसके लिए, अभी आपको बताऊंगा किस चीज से बनाई है। और एक फ्रेग्रेंट जोन बनाया है, अर्थात कमरबंद बनाया है दोस्तों। फ्रेग्रेंट जोन से मतलब है कमरबंद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो कहता आई मेड ए गार्लैंड, उस स्त्री को देख करके, उस सुंदर महिला को देख करके, उस परी की बच्ची को देख करके, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसने मुझको आकर्षित कर लिया। और मैंने उसकी आंखों में जब झांका तो मुझे प्रेम नजर आया, और उस प्रेम में मैंने उसके सिर के लिए एक माला, एक गार्लैंड तैयार किया। उसके हाथ के लिए फूलों का सुंदर एक ब्रेसलेट तैयार किया, और उन्हीं महकने वाले फूलों से, फ्रेग्रेंट लिखना है, महकने वाले फूलों से मैंने उसकी कमर के लिए एक कमरबंद बनाया। और आगे कहते हैं शी लुक्ड एट मी, उसने मुझ पर देखा, एज सी डिड लव, मानो कि वो मुझे प्रेम करती हो, एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक सुंदर मधुर मौन की एक आह भरी, जिससे मुझे लगा कि वो मेरे से प्रेम करती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्या कहा गया है, फिर से सुन लीजिए एक बार। आई मेड अ गार्लैंड, वो इतनी प्यारी थी, इतनी मधुर थी यार, कि मैंने उसके लिए
फूलों का सुंदर, जो जंगल में हरे भरे मैदान में फूल उग रहे थे, उन फूलों से मैंने उसके लिए गार्लैंड बनाया, हाथ के लिए एक ब्रासलेट बनाया, और उन्हीं सुगंधित फूलों से मैंने उसके लिए एक कमरबंद बनाया। और जब मैंने उसको वो प्रेजेंट किया, उसको वो दिया, तो उसने मुझको ऐसे देखा मानो कि वो मुझसे प्रेम करती हो, और उसको स्वीकार करते हुए उसने एक आह भरी, जिससे मुझे लगा कि हाँ, वो मुझसे प्रेम करती हैं। तो आइए देखिए, सुनिए, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। बहुत ही सुंदर बैलेड है ये, जॉन कीट्स का। देखिए आगे चलते हैं, क्या कहा। अब कहते हैं क्या भैया, कहते हैं आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसको अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े, स्टीड कहते हैं घोड़े को दोस्तों, वो कहते हैं मैंने उसको अपने पेसिंग यानी तेज दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाले घोड़े पर मैंने उसको बैठा लिया। मैंने उसकी सुंदरता को देखा, उसकी आंखों को देख करके, जैसे ट्यूब ब्यूटी में कहा है ना, स्टार लाइट आईज, तारों के समान चमकने वाली आंखें, वही आंखें उसने उस लड़की की देखी, उस फेरी चाइल्ड की देखी, जो बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके प्रेम में वो पड़ गया, उसको लगा कि वो मेरे को प्रेम करती है। उसके लिए माला बनाई, गार्लैंड बनाया, ब्रासलेट बनाया, हाँ, और उसको अपने घोड़े पर, अपने पेसिंग स्टीड पर उसने बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा, और उसके साथ घोड़े पर बैठ करके वो पूरे दिन राइड करते रहे। और पूरे दिन राइड करते समय उन्होंने आसपास की किसी भी चीज़ को नहीं देखा, यानी कि वो कहना चाहता है मैं पूरे समय आसपास की चीज़ों को छोड़ करके मैं केवल उस सुंदर स्त्री को निहारता रहा जो मेरे घोड़े पर आगे बैठी हुई थी। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ठीक है। अब वो कहता है फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, वो मेरे घोड़े पर बैठी हुई एक तरफ झुकी हुई थी, और उसके झुकने से वो और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। एंड सिंग, और वो मधुर मधुर गीत गा रही थी। अ फेरी सॉन्ग, वो कहता है एक फेरी का सॉन्ग गा रही थी, यानी परियों का गीत गा रही थी। नाउ द राइटर जस्ट वांट टू से दैट The warrior could not understand the language of the fairy song. वो कहता है कि उसने जो मधुर गीत गाया वो मधुर तो था, उसकी आवाज़ तो मधुर थी, बट आई कुड नॉट अंडरस्टूड कि उसने अंडरस्टैंड कि उसने क्या गाया। परंतु मैं उसके उस मधुर सॉन्ग को सुन करके खो गया, और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड था, मैं फेल इन लव था उसके साथ। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से एक बार इसको सुन लीजिए। उसने कहा आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसको अपने घोड़े पर बैठा लिया और हम सारा दिन राइड करते रहे, और मैंने कुछ नहीं देखा, मैं भूल गया सब कुछ, मैं केवल उसी को निहारता रहा। फॉर साइड लॉन्ग, वह एक तरफ झुकी हुई मेरे घोड़े पर बैठी रही और एक मधुर गीत गाती रही। वो फेरीज जैसा उसने उसको कहा है, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, पर वो तो उसके प्रेम में खोया हुआ था। आगे क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए आगे कहाँ है, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूं आप पर वीडियो क्वालिटी सही से पहुंच रहा है या नहीं। ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, सी फाउंड मी रूट्स, उसने मुझे जड़ें दी। जड़ें जो सुगंधित होती हैं, जो मधुर लगती हैं, उसने मुझे जड़ी बूटियां दी। ऑफ रेलिश स्वीट, रेलिश स्वीट से मतलब है जो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट थी, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसने मुझको ऐसी जड़ी बूटियां दी जो खाने में बड़ी अच्छी लग रही थी। एंड हनी वाइल्ड, और कहते हैं उसने मुझको शहद दिया। क्या दिया दोस्तों, शहद दिया। शहद, और वाइल्ड क्यों कहा, वो कहता है कि जंगल के जो फूल थे उन फूलों से बना हुआ, जंगल के सुंदर मधुर फूलों के रस से बना हुआ शहद उसने मेरे को दिया। एंड मन्ना ड्यू, और कहते हैं और क्या दिया, मन्ना ड्यू।
अब ये मन्ना ड्यू क्या है दोस्तों, सुनिए, आपको बता देता हूं। ये कहानी है कि जॉब ने जो यहूदियों पर, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, भगवान का भोजन, ईश्वरीय भोजन। तो जब यहूदी लोग भूखे मर रहे थे, कहानी है दोस्तों, तो उन्होंने, ईश्वर ने ऊपर से आसमान से उस फूड को नीचे गिराया था उन यहूदियों के लिए जो भूख से मर रहे थे। तो कहते इतना ही मधुर खाना उसने, वो है ईश्वरीय भोजन, मुझको दिया। उसने फूलों का, जंगली फूलों का सुंदर मधुर शहद मुझको दिया। उसने मुझको जड़ी बूटियां दी जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। एंड श्योर इन लैंग्वेज, अब वो कहता है और मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि उसने एक भाषा में, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, जो बिल्कुल विचित्र थी, अजीब थी, सी सैड, उसने कहा, क्या कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुमको सच्चा प्रेम करती हूं। देखिए, द राइटर जस्ट वांट टू टेल यू दैट I could not understand the meaning, what she is singing, what she is saying, but I am listening her voice that is very sweet and I am very fascinating with that particular voice, कि मैं उसकी आवाज़ को सुन करके बड़ा मोहित हो गया और मुझे उसने कुछ बोला और मेरे को लगा कि वो मुझसे कह रही है कि I love you, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आगे देखिए क्या कहा दोस्तों, सुनिए। She took me to her elfin grot, she took, वह ले गई, मी, मुझको, to her, अपनी, elfin grot, उस जादुई गुफा में। कहाँ ले गई दोस्तों, जादुई गुफा में ले गई, जादुई गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट, और भैया वहां जाकर के वो रोने लगी। एंड साइड, और बड़ी जोर जोर से आहें भरने लगी। और वो आहें कैसी थी दोस्तों, वॉरियर को लगा कि यह है मेरे प्रेम में जोर जोर से रो रही है। अपनी उस जादुई गुफा में ले गई और वहां जाकर के सिसकियां ले करके रोने लगी। और आपको मालूम है दोस्तों, जब कोई लड़की किसी लड़के के सामने सिसकियां ले करके रोने लगे जो बिलव्ड के जैसी हो, जैसा कि वो कल्पना कर रहा है, तो दोस्तों क्या करता है वो, एंड देयर आई शट, और मैंने उसको, जब वह सिसकियां लेकर रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे प्रेम में रो रही है, आई शट हर वाइल्ड आईज, मैंने उसकी वो आकर्षित करने वाली आंखों को जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, उनको धीरे से बंद कर दिया। और कहता है विद किसेस फोर, और मैंने उसकी आंखों को, उनको बंद करने के बाद उनको कई बार चुम्बन किया, कई बार मैंने उनको चूमा। ये वो बताता है दोस्तों, यहाँ पर अपने प्रेम का जो एक्सप्रेशन है वो उसने यहाँ पर दिया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा आगे क्या कहा। आगे कहते हैं एंड देयर शी लुल्ड, और जब वह रो रही थी, वो अपनी उस जादुई गुफा में मुझको ले गई, वह रो रही थी, तो उसका रोना मुझसे देखा नहीं गया। मुझे लगा मानो कि वो मुझको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो, और मैंने धीरे से उसकी आंखों को बंद किया और उसको कई बार चूमा। और आगे कहते हैं एंड देयर, और वहाँ पर शी लुल्ड, उसने मुझे मधुर गीत गा करके, वैसे तो लोरी गाना होता है दोस्तों, लोरी गाना, उसने मुझको मधुर गीत गा करके सुला दिया उस एल्फिन ग्रॉट में, अपनी गुफा में। एंड देयर आई ड्रीम्ड, अब यहाँ से ट्रेजेडी शुरू हो गई दोस्तों। अब तक जो कहानी थी, नैरेटिव पोएम बैलेड की, वो बड़ी रोमांटिक चल रही थी। अब यहाँ से ट्रेजेडी वाला सीन आ गया दोस्तों। अब वो कहता है देयर आई ड्रीम, जब मैं उस एल्फिन ग्रॉट में उसके उस मधुर आवाज़ को सुनते सुनते सो गया, तो मैं एक स्वप्न देखता हूँ। आई सा ए ड्रीम, ओ वो बिटाइड, जो बड़ा ही दुख से भरा हुआ था, बड़ा ही भयंकर लग रहा था, जैसे कि सब लोग उसको चेतावनी दे रहे हों, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। द लेटेस्ट ड्रीम, वो कहता है मैंने सबसे अंतिम जो स्वप्न देखा था, आई एवर ड्रीम, जो भी मैंने देखे, ऑन द कोल्ड हिल साइड, वो कहता है
यही मेरा अंतिम स्वप्न था जो इस पहाड़ी पर मैंने इस विंटर के समय में देखा, और उससे बाद में मैंने आज तक कोई भी स्वप्न नहीं देखा। वो बड़ा ही हॉरिफाइंग ड्रीम था, बड़ा ही डरावना, भयानक, चेतावनी वाला, फुल ऑफ वार्निंग वो ड्रीम था जो मैंने उस गुफा में उसकी मधुर आवाज़ में जब मैं सो गया तब मैंने देखा। तो कहता है दोस्तों कि मैं गुफा में सो गया और मैंने सो करके भैया एक ड्रीम देखा। वो ड्रीम बड़ा ही खतरनाक था और मैं समझता हूं कि वो अंतिम स्वप्न होगा जो मैंने इस पहाड़ी पर देखा था। अब क्या कहता है दोस्तों, सुनिए। वार्निंग शुरू हो गई। आई सा पेल किंग्स, मैंने निर्जन कमजोर छीण, पेल माने कमजोर, छीण पीला भी होता है पेल माने, राजाओं को देखा। उस स्वप्न के अंदर मैंने कमजोर, भूत जैसे, मृत जैसे शरीर वाले राजाओं को देखा, प्रिंसेस, राजकुमारों को देखा, एंड पेल वॉरियर्स, और उसी प्रकार के योद्धाओं को देखा जो बिल्कुल ऐसे गए थे, ऐसे हो गए थे डेथ पेल, जैसे मृत्यु हो जाने पर किसी का चेहरा बिल्कुल निर्जन हो जाता है। इस प्रकार से उस स्वप्न में मैंने राजाओं को, राजकुमारों को और योद्धाओं को देखा। दे ऑल, दे ऑल, वे सब कैसे हो रहे थे, भूतिया उनके चेहरे थे। दे क्राइड, और वो चिल्ला रहे थे और चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, ला वैली डैम्सन्स मर्सी, कि उस बिना दया वाली स्त्री ने, वो जो सुंदर स्त्री तुमको नजर आ रही थी, उस स्त्री ने दी माने तुमको, हैज माने कर लिया था, क्या, थ्रॉल माने गुलाम। वो कहते हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके मुझको कह रहे थे कि उस स्त्री ने तुमको अपना गुलाम बना लिया। कौन कह रहे थे ये बात? ये उसके स्वप्न में वो भूतिया चेहरों वाले, वो निर्जन, वो कमजोर दिखने वाले राजा, राजकुमार और योद्धा चिल्ला चिल्ला करके उससे कह रहे थे, अरे बेवकूफ, तेरे को उस सुंदर दिखने वाली दया रहित स्त्री ने तेरे को अपना गुलाम बना लिया। थ्राल माने दोस्तों गुलाम होता है। अब देखिए आगे क्या कहता है वो, आगे कहता है, आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स, मैंने उनके स्टार्व्ड, सूखे और प्यासे, सूखे और प्यासे, वो कहते हैं मैंने उनके सूखे और प्यासे होठों को देखा, इन द ग्लूम, उस अंधकार में, वातावरण में, विद हॉरिड वार्निंग, जो मेरे को एक बहुत ही भयंकर, हॉरिड माने भयंकर, भयंकर चेतावनी दे रहे थे, अपने बड़े बड़े मुंह खोल करके। गैप्ड वाइड का मतलब बड़े मुंह खोलना, मुख खोलकर, वो अपने बड़े बड़े मुंह खोल करके मेरे को एक बहुत ही भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और मैं जाग गया, एंड फाउंड, और मैंने पाया, मी माने अपने आप को, हेयर माने यहाँ पर, इस पहाड़ी पर। वो कहना चाहता है, व्हाट द क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी, दैट व्हाई आर यू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन दिस विंटरी season, and there is no bird singing, and the grass is withered, and you are here। तो वो रिप्लाई देता है भैया कि ये सारी बात थी, मैंने एक स्त्री को देखा, मैं उसके प्रेम में पड़ गया, वो मुझे गुफा में ले गई और उसने मुझे स्लीप कर दिया, सुला दिया, और सोते सोते मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने राजाओं को देखा और राजकुमारों को देखा। वो मुझको वार्निंग देते हैं और चिल्ला चिल्ला करके भयंकर चेतावनी के साथ वो कहते हैं कि उस स्त्री ने, उस दया रहित स्त्री ने तुमको अपना गुलाम बना लिया। और जब उन्होंने ऐसी चेतावनी मुझको दी तो मेरी आंख खुल गई और मैं अपने आप को यहाँ पर पाया, मैंने अपने आप को इस पहाड़ी पर, इस स्थान पर पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडे हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में। और क्या कहते हैं दोस्तों, एंड दिस इज वाई, और कहते हैं यही कारण है, आई सोजोन, सोजोन कहते हैं थोड़े समय के लिए रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना,
वो कहते हैं थोड़े समय के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, यहाँ टहल रहा हूँ। अलोन माने अकेला, पेलली माने निर्जन कमजोर, लॉइटरिंग माने बिना उद्देश्य के घूम रहा हूँ, उद्देश्य मेरा बस इतना है कि मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। दो यद्यपि वो कहता है द सेज, जो ग्रास है, दलदली घास है, इज विदर्ड, वो सूख चुकी है, पीली पड़ गई है, फ्रॉम द लेक, नदी के किनारे की, एंड नो बर्ड सिंग्स, और मैं जानता हूं कि यहाँ पर कोई भी पक्षी अब नहीं है, सब अपने घरों में चले गए हैं। तो कहता भैया यही कारण था, एक तरफ प्रश्न पूछा गया, एक तरफ आंसर बताया गया। अब यहीं पे आपको बता दूं ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। जो बैलेट था ये हमारा कंप्लीट बैलेट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बैलेट है। मैं वापस इस तस्वीर पर आपको ले आता हूं। तो ये इंपॉर्टेंट बैलेट है दोस्तों, और वो जो ट्यूबरकुलोसिस से मरना था जॉन कीट्स का, आपको 2-3 राइटर जरूर पढ़ने चाहिए। वर्ड्सवर्थ को आप पढ़िए, जॉन कीट्स को पढ़िए, पीबी शैली को पढ़िए, एस.टी. कॉलरिज को आप पढ़िए, बड़ा ही एंटरटेन आपको होगा। और मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि जॉन कीट्स इज नोन एज द राइटर ऑफ ओड्स, नॉट बैलेड। बैलेड लिखने की महारत जो है एस.टी. कॉलरिज के पास थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनको जाना जाता है केवल और केवल इनके ओड्स के लिए, ठीक। परंतु ये जो है ये एक बैलेड है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको पोएम बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।